जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस से शैलेंद्र श्रीवास्तव आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास की यह तीसरी क्लास लेके आया हूँ। आज आपको मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ। कुछ साथियों, मैं भी एक कॉम्पिटिटर हूँ। मैं जो भी नोट्स बनाता हूँ वो कंपटीशन को अपने प्लस जो मेरे मुझसे जुड़ा हुआ है उन सबको ध्यान पे रख के मैं नोट्स बनाता हूँ। आप ऑल एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, हिस्ट्री से संबंधित कोशिश मेरी यह रहती है कि क्वेश्चन अधिक से अधिक आएँ। चलो, और ये जो नोट्स हैं सारे के सारे आप पीडीएफ रूप में आप मेरे उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलो देखते हैं हम जो तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ना है हमको। पहली क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था भारत पे जो आक्रमण हुए उनको सरल बनाने के उद्देश्य से दो भागों में हमने बांटा था। पहला भाग था अरब आक्रमण, दूसरा भाग था तुर्क आक्रमण। हम अरब आक्रमण पढ़ चुके हैं, तुर्क आक्रमण के भी हम पढ़ रहे थे। तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हम महमूद गजनवी को पढ़ चुके हैं। अब हम मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। चलो देखते हैं मोहम्मद गौरी के विषय में। मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ और इनके साम्राज्य का आधार उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान था। किस वंश का 12वीं शताब्दी में उदय हुआ? तो गौर वंश का उदय हुआ। गौर वंश का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो 12वीं शताब्दी में हुआ। और इनके साम्राज्य का आधार क्या था? उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान था। गौर एक वंश प्रधान वंश था जिसका नाम संसवनी था। साथियों, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि गौर जो वंश प्रधान था उसका नाम क्या था? तो ये संसवनी वंश था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक बना। और जब कोई तुर्क शासक बनता था तो वो उपाधियाँ बड़ी बड़ी लेता था, और जाने कितनी उपाधियाँ लेता था, और प्लस अपने दान दक्षिणा भी करता था। उन्हीं में से जब मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक बनता है तो ये उपाधि लेता है शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इससे संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेंगे शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम किसका नाम था? तो गौरी का नाम था। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम किसका नाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का है। ये इसकी एक उपाधि थी गौर वंश का मोहम्मद। और इसकी जब ये खुरासन विजय करता है तो उसी समय इसने मुइजुद्दीन की उपाधि ली थी। और इसके मोहम्मद गौरी के बचपन का नाम जंगी था। हम मोहम्मद गौरी के विषय में क्या क्या पढ़ चुके? 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक बनता है। दूसरा, इसकी उपाधियां दो हैं। पहला एक शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, और ये और दूसरी उपाधि है इसकी गौर वंश का मोहम्मद, और बचपन का इसका नाम जंगी है। और जब ये खुरासन विजय करता है तो उसी समय ये मुइजुद्दीन की उपाधि धारण करता है। भारत में गौरी के हम महत्वपूर्ण अभियानों को देखते हैं। अब गौरी के महत्वपूर्ण अभियान भारत में आक्रमण करने वाला गौरी तीसरा प्रमुख मुसलमान नेता था। तीसरा प्रमुख मुसलमान नेता था। सबसे पहले भारत में किसने आक्रमण किया? पहला मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन कासिम था। और दूसरा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। मोहम्मद गौरी कौन सा था? तीसरा भारत पे आक्रमण करने वाला मुसलमान नेता था। और पहला मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा महमूद गजनवी। और गजनवी के
148 वर्ष बाद ये भारत पे आक्रमण करता है। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ जाटों के विरुद्ध, और गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। इस प्रकार महमूद गजनवी के अंतिम आक्रमण गौरी के प्रथम आक्रमण के बीच का समय 148 वर्ष है। अच्छा, देख लेते हैं मोहम्मद गौरी का प्रथम अभियान भारत में कौन सा था। मोहम्मद गौरी का प्रथम अभियान 1175 ईस्वी में मुल्तान में करामाथियों के विरुद्ध था, और भारत पे आक्रमण करामाथियों के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें भारत पे आक्रमण गौरी का यह प्रथम आक्रमण था, और गौरी की 1175 में ये प्रथम जीत थी मुल्तान के प्रति। और मुस्लिम जो समाज था करामाथियों को नास्तिक समझता था या शिया संप्रदाय से संबंधित मानता था, या शिया संप्रदाय से संबंधित समझता था। पहला हमने मोहम्मद गौरी के भारत में महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत पहला हमने अभियान पढ़ा। पहले क्या है, 1175 ईस्वी में मुल्तान में करामाथियों के विरुद्ध था। यह भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम जीत थी, और करामाथियों को मुस्लिम समाज के लोग नास्तिक समझते थे। अब हम इसका मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण है उसको हम अब पढ़ेंगे। दूसरा आक्रमण गुजरात के विरुद्ध चालुक्य वंश के शासक भीमद्वितीय, यह मूल भीमद्वितीय के विरुद्ध करता है, जिसमें ये मोहम्मद गौरी हार जाता है। भीमद्वितीय अपनी मां के नेतृत्व में इस युद्ध में गौरी को हरा देता है। साथियों, मोहम्मद गौरी ने पहला अभियान मुल्तान के खिलाफ किया। दूसरा अभियान जो था 1178 ईस्वी में, ये गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय के विरुद्ध किया हुआ था। चालुक्य वंश की राजधानी हमारी अनिलवाड़ थी, जिसमें मोहम्मद गौरी को चालुक्य वंश के शासक भीम सेकंड ने इसको पराजित किया, और गौरी की यह भारत में पहली पराजय थी। और यह पराजित होने के बाद अपने देश गजनी को लौट गया। और जो चालुक्य वंश के शासक भीमद्वितीय है, इन्होंने अपनी विधवा सासी माँ नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध आबू पर्वत के निकट कायदरा नामक स्थान पे युद्ध को लड़ा, और मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। इस युद्ध में चालुक्य वंश के शासक भीमद्वितीय को जीत का श्रेय उसकी मां नायिका देवी को ही दिया जा सकता है। और इसके बाद तीसरा अभियान मोहम्मद गौरी का पंजाब में था। पंजाब के अंतर्गत खुसरो मलिक शासक था। पंजाब में सबसे पहले 1179 ईस्वी में पेशावर पे आक्रमण करता है और पेशावर पे अधिकार कर लेता है। इसका पंजाब में दूसरा आक्रमण 1181 ईस्वी में लाहौर पर होता है, और वहाँ का जो शासक खुसरो मलिक है, ये गजनी वंश का अंतिम शासक था। यह गौरी के आक्रमण को झेल नहीं पाता और यह विवश होकर संधि कर लेता है और वार्षिक कर देने के लिए मान जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी संधि के बाद अपने देश गजनी को लौट जाता है। मोहम्मद गौरी का तीसरा अभियान 1186 ईस्वी को जम्मू के 1186 ईस्वी को पंजाब के ही शासक खुसरो मलिक के विरुद्ध होता है, जो मोहम्मद गौरी जम्मू को जो राजा था विजय देव,
यह विजय देव को ही हम चक्रदेव भी कहते हैं। विजय देव के सहयोग से खुसरो मलिक को हरा देता है और खुसरो मलिक को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद यह बाद में इसको मरवा देता है। पंजाब पर मोहम्मद गौरी का तीसरा सैन्य अभियान था। पहला सैन्य पंजाब में मोहम्मद गौरी का पहला सैन्य अभियान कौन था? 1179 ईस्वी को पेशावर पर अधिकार करने से संबंधित था। दूसरा इसका सैन्य अभियान था 1181 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण से संबंधित था। और तीसरा सैन्य अभियान 1186 ईस्वी में जम्मू के राजा विजय देव के सहयोग से मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक को हरा देता है, बंदी बना लेता है और इसको बाद में मरवा देता है। पंजाब पे यह इसका तीसरा अभियान था। इसके बाद मोहम्मद गौरी 1182 ईस्वी में सिंध पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है अपना। और चौथा भारत पे मोहम्मद गौरी का पांचवा अभियान तराइन के युद्ध के अंतर्गत होता है। मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ होता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी को होता है। तराइन हरियाणा के करनाल जिले में करनाल तथा थानेसर के बीच स्थित है, जो दिल्ली से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसमें तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है। वो अपने गजनी को लौट जाता अपने देश को। विजय इस जो तराइन का प्रथम युद्ध है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के विजय का श्रेय जो है इसके सेनापति स्कंद को दिया जा सकता है। स्कंद ने बड़ी सूझबूझ और साहसपूर्वक मोहम्मद गौरी के साथ से सामना करता है और अपने शासक पृथ्वीराज चौहान को जिता देता है। अब एक साल बाद मोहम्मद गौरी फिर पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करता है। वो तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। 1192 ईस्वी में आता है मोहम्मद गौरी, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसमें एक गोविंद राय था। गोविंद राय जो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था, यह युद्ध में अंतिम दल का नेतृत्व कर रहा था। और एक दूसरा जो इसका सेनापति था पृथ्वीराज चौहान का 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को घायल किया हुआ था। और एक ये बदमाशा रावल एक इसका ही सेनापति था, यह भी मारा जाता है। इसके जो तीनों पृथ्वीराज चौहान के जो तीनों सेनापति गोविंद राय, खंडे राय और बदमाशा रावल, ये तीनों के तीनों मारे जाते हैं। इसके बाद जो अजमेर है, अजमेर को जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता, बंदी बना ले जाता था, बाद में मार दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राय को मोहम्मद गौरी अजमेर का शासक बना के अपने देश गजनी को लौट जाता है। अजमेर का जो राजा इस समय गोविंद राय बना हुआ था, इसने गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया थे और वार्षिक कर देने का वादा किया था। और इसके बाद मोहम्मद गौरी का एक महत्वपूर्ण अभियान कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र के विरुद्ध होता है। गढ़वाल राजा जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध होता है वो चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध होता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी के बीच होता है। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत जाता है और जयचंद्र हार जाता है। जयचंद्र को तत्कालीन मुस्लिम लेखक तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में स्वीकार किया है। और जो कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र के कब्जे में बनारस भी था, तो कन्नौज को जीतने के बाद
मोहम्मद गोरी बनारस पे अटैक करता है और बनारस पे कब्जा कर लेता है। बनारस पे कब्जा करने के बाद मंदिरों को खूब लूटता है और मंदिरों को नष्ट कर देता है। इसके बाद वह अपने देश गजनी को लौट जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण अभियान 1195 ईस्वी में होता है। 1195 ईस्वी में बयाना के राजा कुमारपाल के विरुद्ध होता है। कुमारपाल यादव के भट्टी राजपूत से संबंधित था और 1995 में जब बयाना पे आक्रमण मोहम्मद गोरी द्वारा किया जाता है तो कुमारपाल एक थनकर का दुर्ग होता है, वहाँ पे जाके ये छुप जाता है। लेकिन बाद में मोहम्मद गोरी के समक्ष ये आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने के बाद इसको भी कुछ दिनों के बाद मार दिया जाता है और बयाना का जो किला है इसका दायित्व मोहम्मद गोरी अपने सेनापति बहाउद्दीन तुगरिल को सौंपकर गजनी लौट जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी का एक महत्वपूर्ण अभियान ग्वालियर के खिलाफ होता है। ग्वालियर पे मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। उस समय ग्वालियर का शासक परिहार वंशी शासक सुलक्षण पाल था। इसने भी मोहम्मद गोरी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया तथा वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था इसने। और इसका एक महत्वपूर्ण अभियान 1203 और 4 ईस्वी में मध्य एशिया में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो खारिज के शासक होता है शाह अलउद्दीन मोहम्मद, उससे मोहम्मद गोरी पराजित होता है। और इसके बाद वह पराजित होने के बाद गौरी अपने देश गजनी को लौट जाता है। इसका भारत में सबसे अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में होता है, जिसमें यह आक्रमण पंजाब के खूंखार जातियों के विरुद्ध लड़ा जाता है। इसमें 1205 ईस्वी में जो गौरी पंजाब के खूंखार जातियों के विरुद्ध लड़ रहा था, इसमें पंजाब की जो खूंखार जात के लोग मिलते हैं उनका बुरी तरह से नरसंहार करता है। कुछ खूंखार जो है वहाँ से युद्ध स्थल से भागकर पहाड़ियों में छुप जाते हैं। यही बाद में जाके 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब ये मोहम्मद गोरी दबियक नामक स्थान पे शाम की नमाज पढ़ रहा था, उसी समय ये खूंखार जात के जो कुछ नेता थे इस पे अटैक करते हैं और इसको छुरा घोंप के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद यह अपने जो साम्राज्य को जीता हुआ था, इसके साम्राज्य में अपने ना ही कोई शासक भारत में चुन सका, ना ही यहाँ पे कोई स्थायित्व प्रदान कर सका। और इसमें इसके कुछ जो सेनापति थे मोहम्मद गोरी की, उन्होंने जब ये मोहम्मद गोरी बीच बीच में जब अपने देश गजनी को अभियान करने के बाद लौट जाता था, उसी बीच में गौरी के कुछ सेनापति थे जो भारत में ही रह गए थे, वो भारत में कुछ क्षेत्रों को जीत रहे थे, जिनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1196 ईस्वी को अजमेर विजय प्राप्त की थी। ये जो अजमेर था 1192 ईस्वी को जो गोविंद राय को दिया गया था अजमेर, यह बाद में विद्रोह कर देता है। जब विद्रोह कर देता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके विरुद्ध अभियान करता है, अजमेर को जीत लेता है। और दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक का अभियान 1197 ईस्वी को बदायूं के खिलाफ होता है। बदायूं को भी विजय प्राप्त कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका तीसरा अभियान 1202 से 3 के बीच बुंदेलखंड विजय होता है। और इसका एक दूसरा सेनापति मोहम्मद गोरी का था, ये इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसने सबसे पहले 1197 ईस्वी को बिहार की विजय प्राप्त करता है। 1198 ईस्वी को यह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है।
यह नालंदा विश्वविद्यालय को एक किला समझ रहा था, इसीलिए इसने आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद कर देता। इसके बाद इसका 1205 ईस्वी में बंगाल विजय होती है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये अजमेर युद्ध के विषय में को अजमेर को किसने जीता, तो मोहम्मद गौरी के सेनापति ऐबक ने जीता था। एक यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में आरओ में आया हुआ क्वेश्चन था कि बिहार विजय 1197 में किसने किया था, तो 1197 में बिहार विजय बख्तियार खिलजी ने किया हुआ था। अब आगे हम देखते हैं तुर्कों द्वारा राजपूतों की पराजय के कारण। साथियों, भारतीय इतिहासकारों ने तुर्कों के विरुद्ध भारतीयों की असफलता के अनेक कारणों को माना है, जिनमें से एक असफलता का कारण राजनीतिक एकता का अभाव था। जैसे आप देख लेते हैं, जब तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान को अगर जयचंद्र साथ दे देता तो मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता, लेकिन जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की बेटी संयोगिता का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया हो, तो इसी खुन्नस के कारण जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को साथ नहीं दिया था। और दूसरा कारण है सामाजिक विभेद। भारत में जो है समाज अनेक जातियों में विभक्त है, जिसमें जब युद्ध होते थे ये सारी जातियां अपना अपना खुद खाना बनाती थी, जबकि तुर्कों में क्या था, एक साथ खाना बनता था, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सब उठना बैठना होता था। यही से मालूम पड़ता है कि उनमें तुर्कों में एकता थी, सामाजिक एकता थी, जबकि भारतीयों में सामाजिक एकता नहीं थी। और ब्राह्मणवाद, तीसरा कारण है ब्राह्मणवाद का उत्थान। ब्राह्मणवाद का 12वीं शताब्दी के आसपास बहुत तेजी से उत्थान हुआ था। उस समय बौद्ध और जैन और जो अन्य धर्म हैं ये जाके तुर्कों से मिल जाते थे, और जो राजपूतों की कमियां थी उनको जाके मोहम्मद गौरी जैसे लोगों को बताते थे। इस कारण से राजपूतों की हार का सबसे बड़ा कारण होता था, क्योंकि जब घर का लंका भेदी धावे जैसी कहानी हो जाती है तो अपना शासक क्यों नहीं हारेगा। और इसके बाद चौथा नैतिक पतन। भारतीय शासकों में नैतिक पतन का बोलबाला था, क्योंकि जब कोई युद्ध वगैरह जीत जाते थे तो यह युद्ध जीतने के बाद अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते थे, बल्कि यह सुरा और सुंदरी में डूब जाते थे, जिसके कारण इनके हार का सबसे बड़ा कारण होता था। एक 5वां कारण है तुर्की आक्रांताओं की रणनीति, और एक 6वां कारण है असफलता का भारतीयों की सैनिक संगठन। इसी तरीके प्रश्न में ये सारे दे देता है, उनमें से पूछ लेता है कौन सा तुर्कों के विरुद्ध भारतीयों की असफलता के कारण में कौन सा नहीं है। इसी प्रकार से कोई ऑप्शन में दे देगा और नहीं है दे दे। इसी तरह आप इनको याद कर देख लेना 2-3 बार, और इसी से आपका एक ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया हुआ है। हमारा जो लेक्चर में कुछ चीज़ें छूट गई हैं उनको हम नोट के अंतर्गत देख लेते हैं। पहले भारत में मोहम्मद गजनवी का प्रवेश खैबर दर्रे से होता है। मोहम्मद गजनवी भारत में प्रवेश किस दर्रे से करता है, तो खैबर दर्रे से करता है। मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। भारत में सर्वप्रथम लोहे के रकाब और घोड़े की नाल का प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम तुर्कों द्वारा एक विशेष प्रकार के धनुष का प्रयोग किया गया। धनुष को फारसी भाषा में नावक कहते थे। जो तुर्कों द्वारा विशेष प्रकार के धनुष का प्रयोग किया गया उसको फारसी भाषा में क्या कहते थे, नावक कहते थे। गौरी
भारत में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता प्रदान किया था। और सूफी संत मुइजुद्दीन चिश्ती जो अजमेर गौरी की सेना के साथ आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूफी संत मुइजुद्दीन चिश्ती अजमेर किसकी सेना के साथ आया था, तो गौरी की सेना के साथ आया था। गौरी ने सर्वप्रथम भारत में इक्ता किसको प्रदान किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया। और मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ कलमा, दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी किसके सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है, तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है। दोस्तों, मोहम्मद गौरी से संबंधित जितना लेक्चर था वो मेरा पूरा हुआ। दोस्तों, लेक्चर लिख के इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि अगर मैं लिख के समझाने लगूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा और कम से कम 1 घंटे का लेक्चर होगा। ऐसे लिख के समझा देने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों, मैं भी एक कम्पिटिटर हूँ, मैं भी जानता हूँ कि समय का कितना अभाव होता है एक कम्पिटिटर के लिए, इसीलिए मैं ये सारे कार्य करता हूँ। दोस्तों, इसकी PDF मेरे उर्मी कम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इसको जाके वहाँ पे अपलोड करके या तो देख लेना, या जैसा भी आप चाहें अपना यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।